कि शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं जो कि सिविल ड्रेस में एक ट्रेन में बैठी होती है। और क्योंकि आजकल काफी न्यूज फैल रही थी कि पब्लिक प्लेसेस से लड़कियों के नाम और आईडी वगैरह की फोटो खींचने के बाद उन्हें गलत तरीके से एडिट करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, और इसी का पर्दाफाश करने सत्या भी लोकल ट्रेन में बैठी होती है। तभी एक लड़का उसकी आईडी और उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है। सत्या उसको देख लेती है और ये देखकर वो लड़का अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सत्या तुरंत अपने हैकर प्रॉक्सी को कॉल करती है और उन सारे इलाके के सीसीटीवी को हैक करने कहती है जहाँ से वो लड़का गुजर रहा होगा, ताकि उसके जरिए वो उस लड़के के अड्डे तक पहुँच पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़का पुलिस से बचकर सीधे अपने अड्डे पर आ जाता है जहाँ लड़कियों की फोटो एडिट करने का काम चल रहा है। तभी सत्या अपने साथियों के साथ वहां धावा बोलकर सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब सत्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी महिलाओं को शी टीम नाम के एक ऐप के बारे में बताती है जिसे सत्या की टीम ने मिलकर बनाया है। उस ऐप के जरिए अगर कोई भी लड़की किसी भी मुसीबत में हो तो तुरंत वहां मदद के लिए पुलिस को बुला सकती है। और अब देखते देखते वो ऐप देश भर की लड़कियों तक पहुंच जाता है, जहां सभी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। अगले सीन में हसीना नाम की एक लड़की सत्या के पास अपनी शिकायत लेकर आती है कि उसने घर से भागकर येदू नाम के एक टैटू आर्टिस्ट से शादी की थी, लेकिन अब येदू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और वो डेली दूसरी लड़की को लाकर उसके साथ टाइम बिताता है। वो आगे बताती है कि मैंने येदू से डाइवोर्स की बात भी की, लेकिन वो मुझे डाइवोर्स देने को तैयार नहीं है। वहीं सत्या को हसीना के शरीर पर काफी चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिसे जाहिर है येदू ने मार मार कर हसीना को दिए होंगे। ये देखकर सत्या तुरंत येदू को फोन लगाती है, उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर दोबारा तुमने हसीना को परेशान करने की कोशिश की तो सीधे हवालात में आ जाओगे। ये सुनकर तो येदू भी काफी गुस्सा हो जाता है। सत्या यहाँ पर हसीना को अपना नंबर देकर कहती है कि अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो सीधे मुझे कॉल कर देना, बिना सोचे समझे मैं तुरंत आ जाऊंगी। सत्या वहाँ से अपने घर पर आ जाती है जहाँ आज अमर नाम के लेखक के साथ उसकी शादी है। लेकिन अपनी शादी में वो इतना लेट पहुँचती है कि सारे मेहमान अपने घर जा चुके होते हैं, लेकिन अमर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हर हाल में सत्या का साथ देने वालों में से एक है, इसलिए वो अपने परिवार को समझा बुझाकर सत्या के साथ शादी के बंधन में बंध जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सत्या अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हसीना ने करीब उसे 14 कॉल किए थे। एंड ये देखकर तो वो तुरंत हसीना को कॉल लगाकर उसके घर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वो हसीना से बातें भी कर रही होती है। हसीना बताती है कि येदू गुस्से में घर पर आया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया हुआ है, आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ वरना वो मुझको मार डालेगा। सत्या भी कहती है कि घबराओ मत, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच रही हूँ। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर येदू अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो हसीना को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी पुलिस को बताने की। कुछ देर के बाद सत्या हसीना के घर पर आ जाती है और वहाँ आने पर उसे येदू हसीना के गले पर चाकू रखे हुए दिखाई देता है। सत्या उसको हटाने को भी कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सत्या के सामने ही वो हसीना के गले पर चाकू लगा देता है। सत्या येदू पर गोलियां चलाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको रोक पाए, पर तब भी येदू वहाँ से भाग निकलता है। सत्या हसीना के पास जाती है जो बेचारी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो कहती है, मेरे छोटे भाई इकबाल का ख्याल रखना, माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही उसके लिए सब कुछ थी। इतना कहकर दोस्तों वो अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर सत्या को भी काफी बुरा लगता है कि मैंने उसके कॉल्स पहले क्यों नहीं देखे। वैसे दोस्तों उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की, लेकिन वो हसीना को बचा नहीं पाई। अगले दिन सत्या हसीना के जनाजे में आती है, जहाँ पर इकबाल सत्या को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सत्या ने उसकी बहन से वादा किया था कि वो उसकी रक्षा जरूर करेगी, लेकिन तब भी वो उसको बचा नहीं पाई। एंड वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए सत्या को हसीना के फोन से कॉल भी करता है कि मेरी बहन ने तुम्हें 14 बार कॉल किए, अगर पहली कॉल उठा ली होती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। एंड ये देखकर सत्या को भी काफी बुरा लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी जिससे बेचारी हसीना की जान चली गई। अब पब्लिक प्लेस पर फायरिंग करने के आरोप में सत्या से उसकी गन भी छीन ली जाती है। उसे तो सस्पेंड भी किया जा सकता था, लेकिन सत्या के सीनियर ऑफिसर जोसेफ के कहने पर सस्पेंशन को रोक दिया जाता है। इसके बाद सत्या येदू की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। साथ ही वो इकबाल को भी भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाऊंगी, पर इकबाल का भरोसा उस पर से उठ जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कभी भी उसकी बहन को इंसाफ मिलेगा। अब हसीना के केस पर काम करते करते सत्या अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रही होती है। काफी दिन गुजर जाते हैं शादी के, लेकिन अभी तक सत्या ने अपने परिवार को कोई खुशखबरी नहीं दी होती है। डॉक्टर का कहना होता है कि सत्या टेंशन और एंजाइटी का शिकार है, जिस वजह से वो खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही है। कुछ दिनों का आराम रहेगा तब जाकर वो ठीक हो पाएगी। लेकिन दोस्तों हम तो जानते ही हैं कि पुलिस का काम तो आराम वाला होता ही नहीं, इसलिए मजबूरन सत्या को भी काम करना ही पड़ रहा है। अगले सीन में जोसेफ सत्या को शी टीम से हटाकर क्राइम टीम में शामिल कर देता है
और अब से शी टीम के सभी केसेस दूसरे ऑफिसर संभालेंगे। इस वजह से सत्या के हाथ से हसीना वाला केस निकल जाता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे तो इस केस को छोड़ने वाली है नहीं। वो अपने दोस्त राजू, जो कि अंडरकवर ऑफिसर है, उसके साथ मिलकर येदू के तलाश को जारी रखती है और तलाश उसे उस लड़की तक पहुंचा भी देती है जिसके साथ येदू का चक्कर पहले रह चुका है। वहां आने के बाद सत्या को पता चलता है कि येदू तो एक नंबर का चीटर आदमी है। उसने इस लड़की को भी धोखा दे दिया और इसके साथ न जाने वो कितनी लड़कियों को धोखा दे रहा है। अब बेचारी सत्या हसीना के केस से तो परेशान थी कि तभी उसे खबर मिलती है कि इकबाल भी लापता हो चुका है। कल शाम से वो घर नहीं आया। ये केस प्रसाद नाम के पुलिस ऑफिसर के हवाले होता है, पर तब भी सत्या इसे लेने की कोशिश करती रहती है। लेकिन डीसीपी आनंद राव सत्या से कहता है कि जो प्रोटोकॉल बना है उसे ही फॉलो करो, दूसरे का केस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सत्या इस केस को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अलग से इस केस पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि हसीना को ना बचाने का दुख उसे अभी भी था और अब तो इकबाल भी लापता है, तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अगले सीन में सत्या इकबाल के कॉलेज आती है। वहाँ के सीसीटीवी से उसको पता चलता है कि आखिरी बार इकबाल को यहीं पर देखा गया था। लेकिन टॉक्सी बताता है कि सीसीटीवी की फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, कुछ पार्ट्स को तो कट भी किया गया है। इसलिए प्रॉक्सी आसपास की बिल्डिंग के सीसीटीवी को चेक करता है और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक BMW कार इकबाल के पास से गुजरी थी और उस कार की फुटेज को ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से कट किया गया था। वो कार MP के बेटे ऋषि की होती है, जो अक्सर इकबाल के कॉलेज में आया करता था। सत्या ऋषि से सीधे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो MP का बेटा था, इसलिए वो पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लग जाती है ताकि उसको रिमांड में ले सके। अब सत्या वहाँ से इकबाल के घर आती है, जहाँ आने पर उसकी मुलाकात इकबाल की बचपन की दोस्त दिव्या से होती है। सत्या उसे कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुम इकबाल की अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम्हारा ऋषि से क्या रिश्ता है उसके बारे में मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि जब इकबाल के पिता उसके लापता होने की खबर मुझे देने आए थे तो वहाँ तुम्हारे साथ ऋषि भी मौजूद था। तब दिव्या बताती है कि इकबाल और मैं MBBS के स्टूडेंट्स हैं। पिछली क्लास से ही हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इकबाल पढ़ाई में जितना आगे है, लड़ने झगड़ने में उतना ही पीछे, यहाँ तक कि उसे खुद का स्टैंड लेना भी नहीं आता। साथ ही ऋषि से मेरी मुलाकात तब हुई जब वो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में आया था। कुछ दिनों की बात तो सही, हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लग गई। लेकिन एक दिन जब कॉलेज का लड़का रमेश मुझे परेशान कर रहा था, तब इकबाल ने उसको समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन रमेश ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने रमेश को तो मारा ही, साथ ही साथ उसने इकबाल को भी बहुत मारा कि आखिर उसने रमेश को मुझे हाथ लगाने क्यों दिया। इकबाल थोड़ा कमजोर था तो वो कुछ नहीं कर पाया। ये सारी बातें सुनकर सत्या को डाउट होने लगता है कि शायद ऋषि ने इकबाल को रास्ते से हटाने के लिए उसका अपहरण कर लिया हो, ताकि वो और दिव्या एक साथ ना हो पाए। अब इस बात का पता लगाने के लिए सत्या अपनी टीम के साथ ऋषि के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ऋषि एक गेमिंग कंपनी का मालिक है। उसने एक वर्चुअल दुनिया वाला गेम बनाया है जिसके अंदर 2 रैंडम लोग खुद को अपनी पसंदीदा आइडेंटिटी बनाकर खेल सकते हैं। बेसिकली एक प्लेयर होगा जो VR लगाकर गेम में एंटर करेगा। गेम के अंदर मौजूद दूसरा प्लेयर पहले वाले प्लेयर के बारे में कुछ नहीं जान सकता कि उसके सामने जो प्लेयर है वो असल में कौन है। यहाँ तक कि अगर गेम में कोई कैरेक्टर लड़की है तो ये भी कंफर्म नहीं है कि असल में भी वो लड़की है या लड़का। तो अब गेम की जानकारी निकालने पर सत्या को पता चलता है कि ऋषि ने सबसे ज्यादा नेहा नाम की लड़की के साथ ये गेम खेला है और चैटिंग में नेहा के साथ साथ विजय नाम के किसी बंदे से भी बातें की है। विजय के साथ हुई बातचीत में ऋषि की भेजी हुई एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। उसमें वो विजय से कह रहा होता है, देखो विजय, मैंने इकबाल को तुम्हारी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया है और मैं वहाँ से जा भी चुका हूँ। अब तुम देखो उसका क्या करना है। ये सुनकर तो सत्या समझ जाती है कि ऋषि ने इकबाल का अपहरण किया है, इसलिए वो ऋषि को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। MP और आनंद उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि DCP आनंद MP का चेला है और वो उसकी कही हुई सारी बात मानता है। पर तब जोसेफ आनंद को फोन करके कहता है कि देखो आनंद, इकबाल का केस मैंने सत्या को दे दिया है, तो कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश न करे, उसे उसका काम करने दो। ये सुनकर तो आनंद भी घबरा जाता है और तब सत्या पूरे एटीट्यूड के साथ ऋषि को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद सत्या पूरे गुस्से के साथ ऋषि से पूछताछ करती है और ऋषि डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि एक दिन विजय नाम का बंदा मेरे साथ गेम में एंटर हुआ। उसने कहा कि वो एंटी टेरर स्क्वाड से है, यानी ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट जो आतंकवादियों को पकड़ने का काम करती है। विजय ने मुझे बताया कि नेहा का कनेक्शन आतंकवादियों से है और वो जनवरी में कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर तो मैं घबरा गया। विजय ने मुझसे नेहा के सारे चैट्स डेटा मांगे। उन्हें चेक करने पर मुझे पता चला कि नेहा किसी एक गेमर से बहुत ज्यादा बात करती है। उसने अख्तर नाम के आदमी से किसी को मिलने के लिए कहा एंड मैं बहुत क्यूरियस हो चुका था कि आखिर वो कौन सा बंदा है जिससे अख्तर मिलने वाला है। इसलिए मैंने अख्तर को चुपके से पीछा करना शुरू किया और पीछा करने पर मुझे पता चला कि वो अनजान बंदा कोई और नहीं बल्कि इकबाल है। वो किसी आतंकवादी ग्रुप से मिला हुआ है। ये जानकर तो मैं एकदम घबरा गया और मैं सारी बात समझ गया कि विजय सही कह रहा था।
इसलिए विजय के कहने पर मैंने इकबाल का अपहरण कर लिया और उसे बेहोश करके विजय की बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। लेकिन तभी होश में आकर उसने मेरा गला पकड़ लिया। एक सीधा साधा लड़का जिसे कभी लड़ना तक नहीं आया, वो इस तरह से मेरा गला पकड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में मैंने जो गुस्सा देखा ना, उसको देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये इकबाल अब पहले वाला नहीं रहा। इसलिए मजबूरन उसको धक्का देकर मैं वहीं से भाग गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर तो सत्या अभी हैरान रह जाती है। वो तुरंत ऋषि की बताई हुई जगह पर जाती है जहाँ उसने इकबाल को छोड़ा था। वहाँ आने के बाद उसे इकबाल बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देता है, क्योंकि जब ऋषि ने उसको धक्का दिया था तब लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पेट में घुस गया था और घायल होने की वजह से वो कहीं भाग नहीं पाया। इसलिए तुरंत सत्या वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाती है। साथ ही जब इकबाल को उठाकर एम्बुलेंस में रखा जा रहा था ना, तब सत्या को उसके पास से हसीना का लॉकेट मिलता है, जो आखिरी बार वैसे येदू के पास था। अब इससे सत्या को लगता है कि शायद इन सब के पीछे येदू हो, जो इकबाल को फंसाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया था कि हिम्मत है तो उसको पकड़ कर दिखाए। अब हॉस्पिटल में लाने के बाद इकबाल कोमा में चला जाता है। अब इस चीज को जानकर तो एमपी एकदम घबरा जाता है कि ऋषि कहीं फंस न जाए। अब आनंद बताता है कि पहले तो ऋषि पर सिर्फ अपहरण का चार्ज लगता, लेकिन अब इकबाल की ऐसी हालत देखकर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगेगा। उसके साथ साथ इकबाल अगर आतंकवादी से मिला हुआ निकला तो ऋषि पे टेररिस्ट लिंक का भी चार्ज लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर आखिर में इकबाल हॉस्पिटल में मर गया तो हत्या का भी चार्ज ऋषि पर ही लगने वाला है। इन शॉर्ट ऋषि बुरी तरह फंस गया और ये केस मेरे हाथ में भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जानने के बाद कि ऋषि फंस चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो चुपके से घर छोड़कर ही भाग जाता है। सभी पुलिस वाले उसको ढूंढने में लग जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। अगले सीन में जोसेफ अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है कि वो 3 दिनों में रिटायरमेंट ले लेगा। और दोस्तों, ये एमपी के दबाव में आकर जबरदस्ती हायर ऑफिसर्स ने जोसेफ को करने को कहा था। इसीलिए जोसेफ सत्या से कहता है कि देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर ही तुम्हें इकबाल और हसीना का केस सॉल्व करना होगा, वरना 3 दिन के बाद सीधे सीधे ये केस तुमसे ले लिया जाएगा और फिर तुम जानती हो कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सत्या भी परेशान हो जाती है कि 3 दिन में कैसे केस सॉल्व होगा। अगले सीन में सत्या इकबाल, विजय और नेहा की जानकारी निकालने में लगी होती है। इकबाल का लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ इसको क्लीन मिलता है, यानी कि इकबाल का आतंकवादियों से कोई लिंक नहीं था। साथ ही विजय और नेहा की फेक प्रोफाइल थी जो उन्होंने गेम के लिए बनाई थी। असल में ये विजय और नेहा असल में कौन है, उनकी क्या पहचान है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए अब सत्या के पास आखिरी ऑप्शन अख्तर बचा है। उसी के जरिए वो नेहा और विजय तक पहुंच सकती है। इसलिए सत्या अपना चेहरा छुपाकर उस इलाके में पहुंच जाती है जहां पर अख्तर रहता है। वो वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट बनकर आती है ताकि आसानी से अख्तर के घर पर जा सके, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अख्तर उसे अपने घर ले आता है। सत्या जैसे ही अख्तर के घर में आती है, उसे वहाँ पर कई सारे लोगों के पेपर्स दिखाई देते हैं जो सभी आतंकवादी संगठन में शामिल होना चाहते थे, और उन्हीं में इकबाल का भी पेपर होता है, जिसे सत्या तुरंत अपने पास रख लेती है, क्योंकि सत्या को पता था कि इकबाल आतंकवादी नहीं है, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर तो अख्तर समझ आता है कि सत्या कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पुलिस वाली है। इसलिए वो सत्या से लड़ना शुरू कर देता है, पर अख्तर उसे क्या मारता। इससे पहले सत्या उसकी हालत ही खराब कर देती है और इकबाल का पेपर लेकर आराम से चली जाती है। अगले सीन में सत्या को पता चलता है कि ऋषि दिव्या से बात कर रहा है, क्योंकि उन दोनों का फोन सत्या ने ट्रेस पर लगा दिया था। लेकिन जब तक ऋषि की लोकेशन निकाल कर वहाँ पर पहुँचा जाता, इससे पहले ही वो भाग जाता है। अब सत्या दोबारा इकबाल के घर आती है, जहां उसके पिता से बात करने के दौरान सत्या की नजर इकबाल की फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें उसको विजय दिखाई देता है। अब सत्या इकबाल के पिता से विजय के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये मेरा साला रियाज है, ये इस्तांबुल में काम करता है। इसने तो हसीना को भी वहाँ ले जाने की बात की थी, लेकिन मुझे पता चला कि ये लड़कियों को वहाँ पर गलत काम करवाता है, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये सुनकर सत्या हैरान हो जाती है कि अच्छा, रियाज को विजय बनाकर किसी ने ऋषि से बात की होगी। कोई तो ऐसा है जो विजय नाम के जरिए रियाज की सच्चाई सामने लाना चाहता था। फिर क्या था, सत्या रियाज को रिमांड में ले लेती है ताकि उससे पूछताछ कर पाए। लेकिन रियाज कहता है, देखो मुझे नहीं मालूम कि ये विजय कौन है और न ही मैंने कभी वो गेम खेला है। आप लोग बिना सबूत के मुझे रिमांड में नहीं ले सकते, पहले सबूत लेकर आओ फिर पूछताछ करो। और अब सबूत न होने की वजह से मजबूरन उन्हें रियाज को छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से उन्हें नेहा के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसकी लोकेशन ट्रेस करने पर सत्या तुरंत उसके पास पहुंच जाती है, और बात करने पर सत्या को पता चलता है कि उसका असली नाम माया है और उसने भी कभी ऋषि का गेम नहीं खेला, तो वो नेहा बनकर ऋषि से बात कैसे कर सकती है। साथ ही ये माया वही लड़की होती है दोस्तों, जिसका येदू के साथ तब चक्कर चल रहा था जब हसीना जिंदा थी। सत्या फिर से परेशान हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। घूम फिर कर गाड़ी एक ही जगह पर अटक जाती है कि आखिर इनके पीछे है कौन, जो रियाज और माया की फेक आइडेंटिटी से ऋषि को फंसा रहे हैं। पर तब भी सत्या उन दोनों के ऊपर अपने अंडरकवर एजेंट्स को लगा देती है ताकि वो माया और रियाज की हरकतों पर नजर रख पाए। वहीं ऋषि और दिव्या दोनों मिलकर उस आदमी का पता लगा रहे होते हैं जिस इंसान ने ऋषि को बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया था,
और वही इंजेक्शन लगाकर ऋषि ने इकबाल को बेहोश करके उसका अपहरण किया था। वो दोनों उस आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं और तब वो आदमी बताता है कि एक लड़का आया था मेरे पास जिसने मुझे ये पैसे दिए थे और कहा कि ये इंजेक्शन तुम्हें दे दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो इंजेक्शन था किस चीज का। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सत्या रियाज की सच्चाई सामने लाने के लिए पहले रियाज के ठिकाने पर आती है और वहाँ पर आने के बाद खुद को उनके हाथों पकड़वा भी देती है ताकि देख सके कि क्या सच में रियाज लड़कियों को इस्तांबुल भेजने का काम करता है या नहीं। और तब जैसे रियाज और उसके गुंडे सत्या को देखते हैं ना तो वो उसको पकड़कर एक कंटेनर में डाल देते हैं जिसके अंदर सत्या को करीब 12 लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्हें इस्तांबुल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये देखकर तो सत्या का शक यकीन में बदल जाता है और इस तरह उसे रियाज के खिलाफ सबूत भी मिल जाता है। लेकिन सबूत दूसरे पुलिस तक पहुंचाने के लिए पहले तो सत्या को यहाँ से बाहर निकलना होगा ना। इसलिए सत्या सभी लड़कियों के दुपट्टे से कंटेनर का दरवाजा खोलती है और बाहर आने के बाद शीटी मैप की मदद से बैकअप बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन दुर्भाग्य से मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। तभी वहाँ पर रियाज के गुंडे आ जाते हैं जो सत्या के पीछे पड़े हुए हैं। पर तब सत्या नारी शक्ति दिखाते हुए उनको खूब धुलाई करती है। लेकिन एक अकेली लड़की कब तक मुस्टंडों का सामना कर पाती। वो सभी सत्या पर भारी पड़ जाते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तभी भाग्य से वहाँ पुलिस की टीम पहुँच जाती है क्योंकि उन 12 में से एक लड़की सत्या का मोबाइल लेकर वहाँ से भाग निकली थी और काफी दूर पर आने के बाद उसको नेटवर्क भी मिल चुका था। इसीलिए बैकअप टीम यहाँ पर पहुँच गई जिस वजह से सारे पुलिस वाले रियाज और उसके गुंडों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब सत्या जैसे ही घर पर आती है ना अमर उससे कहता है तुम्हें पता है कल हमारी शादी की सालगिरह थी लेकिन तुम 2 दिनों बाद घर आई हो। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि काम के बाहर भी एक दुनिया है जिसे तुम्हें संभालना है। कई केस आते हैं और चले जाते हैं, हर केस का सॉल्व होना जरूरी नहीं होता। तो आखिर हसीना के केस में ऐसा क्या है जिसके पीछे तुम इतनी पड़ी हुई हो। तब सत्या उससे कहती है जब हसीना मरी थी तब वो माँ बनने वाली थी। मैं हसीना के साथ साथ एक ऐसे बच्चे को भी नहीं बचा पाई जिसने ये दुनिया तक नहीं देखी और यही वजह है कि मैं खुद पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मुझे हर रात डरावने सपने आते हैं और जब तक मैं हसीना का केस सॉल्व न कर दूं ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर तो अमर भी हैरान हो जाता है और सत्या को रोता देखकर तुरंत उसको संभालता है। साथ ही उसको दिलासा भी देता है कि फिक्र मत करो, हसीना को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगले सीन में अमर सत्या से कहता है देखो मैंने नेहा और विजय दोनों के मैसेजेस को ध्यान से देखा। उसमें मैंने एक छोटी चीज नोटिस की कि इन दोनों के लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस हिसाब से मेरा मानना है कि नेहा और विजय एक ही बंदा है जो 2 अलग अलग नाम से आईडी चला रहे हैं। सत्या भी ये सुनकर हैरान रह जाती है। अगले सीन में सत्या का अंडरकवर ऑफिसर उसे बताता है मैम मुझे पता चल गया है कि ये 2 अभी कहाँ पर है। इसलिए सत्या उसके पास तुरंत भागती है जहाँ वो एजेंट छुप कर उसे एक गन भी देता है। पर जब सत्या येदू के पास आती है ना वो उसकी हालत देखकर दंग रह जाती है क्योंकि येदू का पूरा शरीर सड़ चुका था। अजीब सी बीमारी हो गई थी उसे। यहाँ पर आने पर सत्या को ये भी पता चलता है कि येदू की यहाँ एक पत्नी भी है जो उसकी सबसे पहली पत्नी है। उसके बाद ही उसने शहर जाकर अलग अलग लोगों के साथ चीट करना शुरू किया। तब उसकी पत्नी बताती है कि करीब 1 साल पहले अचानक से इनको ये बीमारी हो गई और धीरे धीरे इनका पूरा शरीर सड़ने लग गया। एक डॉक्टर है वही इनका इलाज करते हैं। तब येदू की ऐसी हालत देखकर सत्या को याद आता है कि रमेश को भी इसी तरह की बीमारी हुई है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वही रमेश दोस्तों जिसने आपको याद होगा दिव्या का हाथ पकड़ा था। फिर सत्या अमर को फोन करके विजय और नेहा के चैट्स चेक करने को कहती है कि क्या उसमें कुछ जगह पर एल अल्फाबेट मिसिंग है, जिसमें अमर हाँ में जवाब देता है कि हाँ कुछ जगह पर एल के बजाय आई यूज किया गया है। ये सुनकर सत्या को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि इकबाल के कीबोर्ड में भी एल का बटन गायब था। वो येदू की पत्नी को इकबाल का फोटो दिखाकर कहती है क्या यही वो डॉक्टर है जो येदू का इलाज करता है। वो हाँ में जवाब देती है। इसका मतलब दोस्तों जिसे हम अभी तक मासूम समझ रहे थे वही असली मास्टरमाइंड निकला। पर ये सब करने के पीछे इकबाल का मकसद क्या था, चलिए आगे पता करते हैं। दूसरी तरफ जैसे इकबाल को होश आता है ना वो तुरंत दिव्या के घर पहुंच जाता है जहां उसे ऋषि दिखाई देता है, जिसको देखकर इकबाल ये बता देता है कि जिस नेहा और विजय ने मिलकर तुम्हें फंसाया वो दोनों कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनकर ऋषि एकदम से गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा हुआ क्या है, क्यों किया तुमने ऐसा। लेकिन तब इकबाल उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगा देता है जिससे ऋषि को चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन उस इंजेक्शन में दवा की मात्रा काफी कम थी और ऐसा ही इंजेक्शन इकबाल ने येदू को भी लगाया था। और उसे जब ये पता चला कि पुलिस येदू को ढूंढ नहीं पा रही है तो उसने येदू की जानकारी निकालना शुरू कर दी और जैसे वो उससे मिला उसने ये इंजेक्शन उसके अंदर घुसा दिया। इकबाल डॉक्टर बनकर डेली येदू के घर आता है और इंजेक्शन का डोज बढ़ाता जाता है जिस वजह से येदू की ऐसी हालत हुई। अब इकबाल दिव्या से कहता है कि तुम्हें याद है येदू मेरी बहन के साथ क्या करता था, वो गालियां देता था, चिल्लाता था उस पर, लेकिन वो सहन कर लेती थी। और तुम्हें वो दिन याद है जब रमेश ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तब ऋषि ने तुमको बहुत डांटा था
उस वक्त मुझे ऋषि के रूप में येदू दिखाई दे रहा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा हाल भी मेरी बहन की तरह हो। इसलिए मैंने ऋषि को तुमसे दूर करने का प्लान बनाया। मैंने ही उसे फंसाया। विजय नेहा बनकर उसे मैसेजेस किए और खुद आतंकवादी संगठन में शामिल होने के बारे में उसको बताया ताकि इसके जरिए ऋषि को फंसा सको। खुद का अपहरण का प्लान बनाया ताकि उसके ऊपर एक नहीं कई केसेस लगे और कोई उसे बचा ना पाए। अपहरण वाले दिन तो ऋषि मुझे वहाँ छोड़कर जाने वाला था, लेकिन गलती से मैं लकड़ी के टुकड़े पर गिर गया और घायल हो गया। लेकिन इसमें मेरा ही फायदा हुआ क्योंकि इससे ऋषि पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया। लेकिन तब भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे तो लगा था कि शायद इन सब की वजह से तुम ऋषि से दूर हो जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम दोनों और करीब आ गए। इसलिए अब मैं इसका वही हाल करूंगा जो मैंने रमेश और येदू का किया है। पर दोस्तों, इससे पहले कि इकबाल उसे इंजेक्शन लगा पाता, वहाँ पर सत्या आकर उसको रोक लेती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, भला इसी में है कि वो इंजेक्शन फेंक दो। सत्या कहती है तुमने ऋषि को दिव्या से दूर करने के लिए उसे नेहा और विजय बनकर फंसाया। तुमने रियाज को विजय बनाया ताकि पुलिस जब इसके बारे में जानकारी निकाले तो उसकी करतूतें सामने आ जाए। उसे तुमने इसीलिए फंसाया क्योंकि वो हसीना को इस्तांबुल में बेचना चाहता था। साथ ही येदू को ढूंढते ढूंढते तुम माया तक पहुंचे। तुमने उसका चेहरा यूज किया ताकि उसके जरिए सबको पता चल पाए कि येदू किस किस्म का इंसान था। वो माया और तुम्हारी बहन की तरह न जाने कितनी लड़कियों को चीट कर चुका है। तुमने बदला लिया, ठीक है, लेकिन तरीका गलत था। तुम्हें कानून पर भरोसा करना चाहिए था। इसलिए चुपचाप वो इंजेक्शन फेंक दो, क्योंकि अगर यहाँ पर हसीना होती तो वो भी वही करती। ये सुनकर इकबाल एकदम हैरान हो जाता है। तब उसे सत्या के अंदर उसकी बहन दिखाई देती है जो उस पर गन ताने हुई है। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि शायद सत्या ठीक कह रही है और वो खुद को सरेंडर कर देता है। और अब मूवी के आखिर सीन में सत्या प्रेग्नेंट है क्योंकि हसीना को इंसाफ मिलने के बाद उसे डरावने सपने आने बंद हो गए। साथ ही वो अब अमर को भी टाइम देने लगी है।